हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आज आप सभी के लिए चंदू चैंपियन जो फिलहाल में ही पोस्ट ऑफिस पर मूवी आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू कर। कहानी की शुरुआत 2017 से होती है, जहां हम महाराष्ट्र के संगली जिले को देखते हैं, जहां पर हमारी कहानी के हीरो मुरलीकांत पेटकर को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट लिखवाने आए थे, वो भी अपने ही देश के प्रेसिडेंट के खिलाफ। जिसे सुनने के बाद तो सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और खुद से ही बातें करते हुए कहते हैं, आखिर ये कैसा बंदा है जो सीधे प्रेसिडेंट पर ही केस करने आ गया। और फिर वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को मुरलीकांत पेटकर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या माजरा हो गया कि तुम सीधे भारत के प्रेसिडेंट पर ही केस करने आ गए। तो मुरलीकांत पेटकर जी उन्हें बताते हैं कि मुझे अभी तक प्रेसिडेंट ने अर्जुन अवार्ड नहीं दिया, जबकि मैं तो उसके पूरे काबिल हूँ। तो अब इंस्पेक्टर थोड़ा हंसते हुए कहता है, अच्छा बताइए आपने ऐसा क्या कारनामा किया है कि आपको अर्जुन अवार्ड चाहिए। क्योंकि अर्जुन अवार्ड कोई छोटा मोटा अवार्ड तो था नहीं जो कहीं भी और किसी को भी उठा के दे दिया जाए। वैसे आपको इस उम्र में अर्जुन अवार्ड की क्या जरूरत है। तो फिर मुरलीकांत पेटकर उन्हें बताते हैं कि असल में ये अवार्ड मुझे अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए चाहिए, क्योंकि जब भी किसी को इतना फेमस अवार्ड मिलता है तो उन लोगों का ही नाम नहीं बल्कि उनके गांव का भी नाम होता है और वहाँ का विकास भी होता है, जिससे वहाँ की सड़कें बन जाती है और वहाँ का और भी ज्यादा विकास होने लगता है। तो मुरलीधर उन्हें अपने बाकी के भी मेडल्स दिखाते हैं, जिसे देख पुलिस इंस्पेक्टर को उनकी बातों में अब कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लगता है और फिर वो उन्हें अपनी कहानी बताने के लिए कहता है, जिसके बाद मुरलीधर पेटकर अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं इंस्पेक्टर और बाकी लोगों को। और फिर कहानी की शुरुआत होती है साल 1952 से, जहां पर मुरलीधर पेटकर की उम्र लगभग 7 से 8 साल थी। वो गांव में अपने परिवार के साथ रहता था और अपने बड़े जगन्नाथ के साथ स्कूल जाता था कि तभी वो अपने भाई के साथ एक ऐसे लड़के को देखता है जो फिलहाल में ही स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीत कर आया था, जिसकी वजह से सारे गांव में अच्छी खासी उसकी खातिरदारी हो रही थी और लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे और उससे हाथ मिलाने के लिए भीड़ लगाए खड़े थे। जिससे मुरलीधर भी ये कहता है अपने आप से ही कि ऐसा आखिर कौन सा गेम है जिसकी वजह से इसे इतनी ज्यादा अटेंशन मिल रही है लोगों की। और फिर वो भी लोगों की अटेंशन लेने के चक्कर में सब पहले पता करता है कि आखिर ऐसा कौन सा सबसे बड़ा गेम होता है जिसे जीतने के बाद इतनी रिस्पेक्ट मिल सकती है। और फिर उसे पता चलता है कि ओलंपिक खेल ऐसा है जिसे जीतने के बाद बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ साथ लोगों का नाम भी होता है। उसके बाद मुरलीधर ये अपने आप में एक गोल बना लेता है कि वो भी ओलंपिक में जीतेगा और उसकी भी ऐसी आवभगत होगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि आखिर उसे ओलंपिक में किस फील्ड में जाना है और किस में उसे गोल्ड मेडल लेना है। वहीं अब हमें मुरली का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सभी बच्चों से पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या करोगे और तुम सब क्या बनना चाहते हो। तो सभी बच्चे एक एक कर अपना बताते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, टीचर बनूंगा, कोई बोलता मैं साइंटिस्ट बनूंगा। लेकिन तभी जब मुरली की बारी आती है तो वो कहता है कि मैं चैंपियन बनूंगा, जिसे सुन सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तो मुरलीधर बताता है कि मैं ओलंपिक में जीतकर गांव के लिए एक मेडल लाना चाहता हूं। इसके बाद तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे चंदू चैंपियन बोलकर चिढ़ाने लगते हैं, जिससे मुरली को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वहीं जो उसकी क्लास में सबसे ज्यादा हंस रहा था उस पे, उससे तो उसकी लड़ाई भी हो जाती है कि तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और स्कूल के बाहर उन दोनों की लड़ाई देख उसे दोनों को अलग कर अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद चंदू उसे बताता है कि मैं उससे बेमतलब में नहीं लड़ रहा था बल्कि वही मुझसे लड़ रहा था। तो उसका भाई पूछता है लेकिन ऐसा हुआ क्या था। तो चंदू से बताता है कि मैंने अपने सपने के बारे में वहाँ सबको बताया तो सब लोग मुझ पर हंस रहे थे और वो भी मुझ पर हंस रहा था और वो ही मुझसे लड़ने भी आया। जिसे सुनने के बाद उसका भाई उसे समझाता है कि अगर वो ऐसे ही बोलता रहा तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, बल्कि उसे बोलना नहीं करके दिखाना होगा ताकि सब लोग उसे सीरियस ले। जिससे चंदू को भी समझ आ जाता है और फिर वो अपने भाई के साथ वहाँ गांव के एक पहलवान के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि वो उसे पहलवानी सिखाए। उसके बाद पहलवानों का जो उस्ताद होता है वो पहले चंदू को देखता है, उसके बाद वो उसे अपने साथ रख लेता है और फिर वो भी उसे ट्रेनिंग देने लगता है। लेकिन उसे वो ज़्यादा कुछ नहीं सिखाता बल्कि उसे एक दो दाव पेच ही सिखाता है। लेकिन चंदू उन लोगों के साथ रहते रहते बहुत कुछ सीख जाता है और कई तरह से अच्छे अच्छे दाव पेच सीख कर वो काफ़ी अच्छा लड़ने भी लगता है। लेकिन पहलवान के उस्ताद को ये बात नहीं पता थी। वहीं कुछ साल बीत जाते हैं। उसके बाद चंदू भी अब बड़ा हो चुका था और काफी ज्यादा लड़ाई में माहिर भी। लेकिन वही उस्ताद का एक जीजा जिसका बेटा
कुश्ती लड़ना चाहता था, लेकिन उसे कुश्ती बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो वो वहाँ पर सबको बोलता है कि वो उसे वहाँ पर उन लोगों को लड़ना होगा उससे, लेकिन बदले में उसे जीतना नहीं हारना होगा, ताकि उसका जीता खुश हो जाए। लेकिन सब लोग ये बात जानने के बाद मना कर देते हैं। आखिर कौन भला ऐसे इंसान से हारना चाहेगा जिसे कुश्ती भी नहीं आती, और कौन अपनी नाक कटवाएगा, क्योंकि सबकी इज्जत काफी थी, इसीलिए सभी मना कर देते हैं। लेकिन तभी एक पहलवान कहता है कि आप ना चंदू को भेज दो, क्योंकि उसे पहलवानी नहीं आती और वो आसानी से जीत भी जाएगा आपके जीजा का बेटा, क्योंकि चंदू को ज्यादा दाव पेच नहीं आते। उसके बाद वो पहलवान भी मान जाता है और फिर कुश्ती का टाइम आता है, जिसमें चंदू काफी अच्छा उस लड़के से लड़ता है और फिर वो उसे कुछ ही देर में नॉकआउट कर देता है, जिससे उसके जीजा की काफी ज्यादा बेइज्जती होती है और वो गुस्से में कहता है कि साला मुझे जानबूझकर मेरे बेटे को कुश्ती नहीं आती, उसके बावजूद भी एक अच्छे खासे पहलवान को भेज दिया। अब मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जो उसने मेरी बेइज्जती कराई है, अब मैं उसको पकड़ पकड़ के मारूंगा। और फिर चंदू के पीछे वो अपने बहुत सारे आदमी लगा देता है कि उसे पकड़ के लाओ और उसकी टांगे तोड़ दो, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। लेकिन वही चंदू भी समझ चुका था कि उसका जीतना उस पर भारी पड़ गया है, और फिर वो चलती हुई ट्रेन के पास से भागने लगता है। और वहीं पर एक सरदार जो ट्रेन से सफर कर रहा था, वो ऐसे चंदू को भागता हुआ देख उसको हाथ पकड़ उसे ट्रेन में खींच लेता है, ताकि उन पीछे आ रहे लोगों से उसे बचा सके, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही गुस्से में काफी लग रहे थे। और फिर वो सरदार उसे बचा लेता है और अपने साथ उसे ले आता है और उसे बताता है कि वो फौज की भर्ती में जा रहा है, क्योंकि फौज की भर्ती होनी शुरू हो चुकी है। तो वो उसे चंदू को भी अपने साथ जाने को कहता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को अपना दुखड़ा बताते हैं, और उसके बाद दोनों एक दूसरे की कहानी सुनने के बाद काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर दोनों ही एक साथ मिलिट्री ज्वाइन करने का सोचते हैं, क्योंकि सरदार से बताता है कि मिलिट्री में भी कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं और उसके जरिए वो ओलंपिक में भी जीत सकता है। उसके लिए उसे मिलिट्री ज्वाइन करनी होगी, क्योंकि मिलिट्री से ही मिल्खा सिंह, मेजर धनंजय जैसे कई सारे फेमस खिलाड़ी मिलिट्री से ही निकले हैं। और फिर उसके बाद चंदू भी अपना फिजिकल देता है, और फिजिकल फिटनेस में वो काफी अच्छा था, जिसकी वजह से वो आगे का टास्क पास कर लेता है। और फिर वो ट्रेनिंग के लिए सभी एक दूसरे कैंप भेजे जाते हैं, जहां सभी लोग अपनी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी कर मिलिट्री में ज्वाइन होने वाले थे। जहां पर कैंप में चंदू सभी को अपना सपना बताता है और बताता है कि वो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आएगा, जिससे वहां पर एक लड़का उस पर हंसते हुए कहता है कि वो गोल्ड नहीं ला सकता, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड लाना कोई आसान काम नहीं है और ना ही कोई बच्चों का खेल, जिससे संजू और उसमें लड़ाई हो जाती है। उसके बाद उसका सीनियर ऑफिसर वहां पर आता है और उन दोनों को लड़ता हुआ देख संजू को काफी डांट लगाता है और उसे पनिश भी करता है। उसके बाद संजू को वो कहता है कि तुम मिलिट्री में रहने के लायक नहीं हो। तो संजू उसे बताता है कि असल में उसने लड़ाई नहीं बल्कि उस लड़के ने की थी, वही मुझे बार बार मुझ पर हंस रहा था कि ये बोलकर कि मैं गोल्ड नहीं ले सकता। तो वो बोलता है तो अच्छा तुम्हें किस चीज में गोल्ड लेना है और क्यों लेना है। तो बताता है कि उसे ओलंपिक में भाग लेकर गोल्ड लेना है, ताकि वो अपने देश का नाम रोशन कर सके। ये सुनने के बाद उसका कोच कहता है अच्छा तो तुम्हें कौन से स्पोर्ट में लेना है। तो वो बताता है कुश्ती। ये सुनकर वो कहता है कि कुश्ती जैसा कोई भी खेल ओलंपिक में नहीं होता, बल्कि बॉक्सिंग होती है, तुम चाहो तो बॉक्सिंग में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वीक में कुछ मिलिट्री के लोगों को बॉक्सिंग में सिलेक्ट किया जा रहा था, जिसमें संजू और उसका सरदार दोस्त भी सिलेक्ट हो जाते हैं। और उसकी ट्रेनिंग टाइगर सर दे रहे थे, जो कि मिलिट्री के काफ़ी अच्छे ऑफिसर्स थे। उसके बाद वो 6 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, और फिर वो 6 लोगों को अब टोक्यो जाना था एक कंपटीशन के लिए, जिसमें जो सिलेक्ट होगा वो ओलंपिक में डायरेक्ट जाएगा। और फिर इत्तेफाक से मुरली और उसके सरदार दोस्त का ही सिलेक्शन हो जाता है, और वो दोनों ही बॉक्सिंग के लिए टोक्यो चले जाते हैं, जिसमें उसका सरदार दोस्त ज्यादा अच्छा तो नहीं कर पाता और वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, लेकिन मुरली काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है और वो काफी सारे टूर्नामेंट जीतता भी है। और फिर उसकी मुलाकात एक इंडियन गर्ल से होती है, जिसका नाम नयनतारा था, और वो एक रिपोर्टर थी और वो वहाँ की न्यूज कवरअप करने आई थी। वहीं चंदू उस लड़की को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है, और फिर उसका नेक्स्ट मैच युगांडा के एक बॉक्सर से था, और वहीं उसका ध्यान तो अब हटक छुड़ा था और वो बार बार बॉक्सिंग के बीच में नयनतारा को ही देख रहा था, जिसकी वजह से वो
वहीं पर हार जाता है और फिर इंडिया की टीम उस गेम से बाहर हो जाती है और फिर उन लोगों को वापस इंडिया आना पड़ता है। वहीं टाइगर सर को पता था कि मुरली ये मैच नयनतारा की वजह से हारा है, जिसकी वजह से वो उससे नाराज हो जाते हैं और फिर उनमें बातचीत करना भी बंद हो जाती है। और फिर इंडिया आने के बाद सभी सोल्जर्स की पोस्टिंग होना शुरू हो जाती है और फिर सरदार, मुरली और टाइगर सर की जम्मू कश्मीर पर पोस्टिंग होती है और फिर वो तीनों ही जम्मू कश्मीर के लिए निकल जाते हैं और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। उसके बाद मुरली के पास एक ओलंपिक से लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि चंदू ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि उसने जो टोक्यो में प्रदर्शन किया था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था और उसने एक अभी अपना अच्छा नाम कमाया था और वो काफ़ी आगे तक गया था, जिसकी वजह से उसे उसमें इनवाइट किया जा रहा है। वहीं ये जैसी खबर उसे पहुंचती है वैसे ही वो टाइगर सर के पास जाता है कि वो उसे ट्रेनिंग करे। वहीं टाइगर सर उसे ट्रेनिंग देने के लिए साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पहले लगता था कि चंदू बिल्कुल उन्हीं की तरह है जिसे एक अच्छा बॉक्सर बनना है। लेकिन जब वो उसका मैच देखते हैं जिसमें वो नयनतारा के चक्कर में हार जाता है, उसके बाद वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो इसीलिए उसे मना भी कर देते हैं कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा भी एक सपना था कि मैं बॉक्सर बनूं और मेरा पूरा ध्यान मेरे गोल पे था, लेकिन तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो उसे मना कर देते हैं। वहीं उस समय पाकिस्तानियों का हमला हो जाता है, क्योंकि ये समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लड़ाई का दौर था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायरिंग होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। वहीं मुरली का सरदार दोस्त भी मारा जाता है। वहीं टाइगर सर और मुरली को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और फिर 2 साल बाद मुरली को होश आता है और फिर वो अपने सामने खड़े लोगों को पाकिस्तानी समझ लेता है और उनसे अपने आप से खुद से दूर करने लगता है और उन पे हमला करने लगता है। लेकिन तब वो लोग बताते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी है और वो अभी इंडिया में है, पूरी तरह से सुरक्षित है। उसके बाद वो सभी उसे बताते हैं कि उसे 9 गोलियां लगी थी, जिनमें से 8 गोलियां तो निकल गई हैं, बाकी 9वीं गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में लग गई है, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है, निकाला जा सकता है, इसीलिए उसके इलाज के लिए उसे मुंबई शिफ्ट किया जा रहा है वाले और फिर उसकी फैमिली को कांटेक्ट दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर ताकि वो मुरली को अपने साथ ले जा सके। लेकिन जैसे ही उसकी फैमिली आती है वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देती है, ये बोलकर कि अब वो एक बोझ बन चुका है और उसे अपने साथ ले जाकर वो खुद पर एक बड़ा बोझ नहीं रखना चाहते, क्योंकि उसे अपने साथ ले जाने के बाद उसका ध्यान किसी न किसी को तो रखना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हॉस्पिटल में उसका ध्यान रखने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं। ये सुनने के बाद तो मुरली का जैसे मानो दिल ही टूट जाता है और फिर वो खुंदक में आकर पूरी की पूरी 30 गोलियां एक बार में ही नींद की खा लेता है, लेकिन उसे उल्टी हो जाती है और वो गोलियां सारी की सारी उसके पेट से बाहर निकल जाती है, जिससे वो वहाँ पर बच जाता है लकीली। उसके बाद मुरली को समझ आता है कि शायद भगवान ही नहीं चाहते कि वो मरे, तभी तो वहाँ पर वो गुंडों से भी बच गया और फिर वहाँ पर 9 की 9 गोलियां खाने के बावजूद भी जिंदा था और अब वो इस 30 गोलियों को खाकर भी बच गया। इसका मतलब उसे ये लगने लगा था कि भगवान कुछ चाहते हैं कि वो कुछ करे अपनी ज़िंदगी में और कुछ ऐसा करके दिखाए, तभी वो उसकी जान नहीं ले रहे। और फिर मुरली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और फिर वो जीने की एक राह खोजने लगता है और फिर वो स्विमिंग करने का सोचता है और फिर वो बहुत ही मेहनत कर स्विमिंग सीखता है, क्योंकि उसके पैर तो उसके बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे। वहीं उसे अपने दोनों हाथों से ही प्रैक्टिस करनी थी। उसके बाद वो जी तोड़कर स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है। उसके बाद टाइगर सर उससे मिलने आते हैं, जिन्हें देखकर मुरली को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि युद्ध के बाद वो उनसे कभी नहीं मिला था। और फिर वो उसे बताते हैं कि तुमने मुझे पहले पूछा था ना कि क्या मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूं, तो मैं इस बार तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूं। ये बात सुनने के बाद मुरली कहता है, पर सॉरी सर, मैं कैसे, क्योंकि इस बार मैं अब ओलंपिक में नहीं जा सकता। तो टाइगर सर कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि तुम ओलंपिक में नहीं जा सकते, लेकिन एक और खेल है ओलंपिक की तरह ही, जिसमें किसी न किसी खामियों की वजह से लोग ओलंपिक की जगह उसमें भाग लेते हैं, जिसे पैरा ओलंपिक कहते हैं, और तुम्हें इसी में भाग लेना चाहिए और तुम इसमें गोल्ड भी जीत सकते हो। ये सुनने के बाद मुरली हाँ कर देता है और फिर वो प्रैक्टिस करना शुरू करता है और काफ़ी ज़्यादा कड़ी तोड़ मेहनत करने के बाद वो स्विमिंग बहुत ही अच्छी तरह से सीख लेता है ताकि वो ओलंपिक में भाग ले सके।
और गोल्ड ला सके, जिसके बाद उसकी मेहनत रंग भी लाती है और वो स्विमिंग बहुत ही अच्छी तरह से जीत जाता है। और फिर वो टाइगर सर के साथ जर्मनी के मीनिंग शहर में जाता है, जहाँ पर पैरा ओलंपिक के गेम शुरू होने वाले थे और उसका उसमें सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन टेररिस्ट अटैक की वजह से गेम को 1 साल के लिए डिले कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी मुरली हार नहीं मानता और 1 साल इंतजार करने के बाद वो दोबारा से जाता है कंपटीशन में भाग लेने के लिए। और फिर वो स्विमिंग में कंपटीशन में भाग लेता है और फिर अपने ही जैसे कई सारे प्रतिद्वंदियों को वो पार कर आखिरकार फाइनल में पहुंच ही जाता है और वो फाइनल में भी जीत जाता है। और मुरली एक पहला इंडियन था जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड लेकर आया था और जिसकी वजह से वो एक इतिहास बना देता है। और फिर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर मुरली की कहानी खत्म हो चुकी थी। उसके बाद इंस्पेक्टर कोर्ट जाता है और मुरली को वापस खाली हाथ घर वापस जाना पड़ता है। वहीं इंस्पेक्टर जब वापस थाने में आता है तो वो मुरली की ही कहानी के बारे में बार बार सोच रहा था, जिसके बाद वो सोचता है कि उसे इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त से बात करता है। उसके बाद वो जर्नलिस्ट भी मुरली के बारे में सब कुछ पता करता है और वो इंस्पेक्टर को बताता है कि मुरली ने जो भी कहा था वो सारी कहानी उसकी सच थी। लेकिन उसे भी हैरानी थी कि आखिर इतने महान खिलाड़ी के बारे में आखिर लोगों को पता क्यों नहीं है। उसके बाद वो भी उसे न्यूज़पेपर में छापने का सोचती है और फिर हर तरफ मुरली की ही कहानी ट्रेंड कर रही थी और धीरे धीरे कर सबको उसकी कहानी के बारे में पता चलता है और फिर उसकी कहानी धीरे धीरे कर पूरे देश में फैल जाती है। उसके बाद होम मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी खुद ही मुरली से आके मिलता है और उसे उसकी इस जीत के लिए उसे कंग्रेचुलेट करता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि हम आपकी इस जीत के लिए आपको अर्जुन अवार्ड नहीं दे सकते, जिसे सुनने के बाद मुरली उदास हो जाता है। लेकिन फिर वो सेक्रेटरी उसे बताता है कि हम आपको अर्जुन पुरस्कार नहीं बल्कि पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है। ये सुनने के बाद तो मुरली बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही अपने हाथों से देते हैं, जो कि अर्जुन पुरस्कार से भी बड़ा होता है। और फिर कुछ दिन बाद मुरली को राष्ट्रपति भवन बुलाया जाता है और वहां पर उसे पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद मुरली को पूरी दुनिया जानने लगती है और फिर उसकी भी गांव में आओ भगत की जाती है और उसे भी वही सम्मान दिया जाता है जो मुरली ने अपने बचपन में उस खिलाड़ी को पाता हुआ देखा था। और इसी के साथ मुरली का ये सपना भी पूरा हो जाता है चैंपियन बनने का। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।